पकौड़े थोड़ी, पहले शादी की याद करो तब तो पकौड़े मिले। शादी करो पहले। बहुत कलाकार सब खोजे हुए हो, बता रहे लड़की देगा नहीं है। नहीं, भागेगी नहीं यार, निकलनों के साथ कोई भागता। ठीक है, पहले कुछ बनो। चलो स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ रहे थे ना। आवाज आ रही भाई? ऑनलाइन वाले आज तो मैक्सिमम ऑनलाइन ही है लोग। ठीक है, ऑनलाइन बच्चे बता दो उनको मेरी आवाज आ रही है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। हमने पिछले लेक्चर में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया था। ठीक है, जो ये बोलता था कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी चेंज है, अगर वो ग्रेटर देन 0 आएगी तो प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। मतलब अगर हमको एंट्रोपी से स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन करना है, तो अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तब तो आप सिस्टम की एंट्रोपी देख के बता सकते हो कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर आइसोलेटेड सिस्टम की वो बात नहीं कर रहा है, तब आपको किसी भी प्रोसेस को अगर ये बताना है कि ये प्रोसेस नेचर में स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहले हम सिस्टम का एंट्रोपी चेंज निकालते हैं, फिर हम सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज निकालते हैं, फिर हम उसको जोड़ देते हैं दोनों को और यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज निकालते हैं। अगर यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन 0 आ रहा है किसी भी प्रोसेस के दौरान, नेचर में कोई भी प्रोसेस हो रही है, अगर उसमें यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0, तो प्रोसेस बेटा होता है स्पॉन्टेनियस। और अगर यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज क्या आ रहा है? लेस देन 0, तो प्रोसेस क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर एंट्रोपी चेंज 0 आ रहा है तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम है। बराबर? यानी आप केवल सिस्टम का एंट्रोपी चेंज देख के स्पॉन्टेनिटी तभी बता पाओगे जब आपका सिस्टम आइसोलेटेड है। इसी को हम बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो आज उसी से लगा हुआ टर्म जो है एंट्रोपी को समझेंगे कि एंट्रोपी क्या होती है, डिफाइन कैसे होती है, एंट्रोपी का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, एंट्रोपी के यूज क्या है, कैसे एंट्रोपी को डिफरेंट प्रोसेस में हम कैलकुलेट करते हैं, पूरा फुल फ्लेज टॉपिक चलेगा एंट्रोपी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंट्रोपी, एंट्रोपी को हम सिंबल एस से डिनोट करते हैं बेटा। एंट्रोपी क्या है कि बहुत ही नायाब चीज मेजर करती है सिस्टम के अंदर का। इट्स मेजर बेटा डिग्री ऑफ रैंडमनेस प्रेजेंट इन द सिस्टम, यानी किसी भी सिस्टम के अंदर कितना ज्यादा रैंडमनेस है, कितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस है। बढ़िया मौसम बेटा, बढ़िया लेक्चर बता रहा हूँ, शानदार लेक्चर। आज के बाद से ऐसी एंट्रोपी तुम कभी सोचोगे नहीं क्या एंट्रोपी पढ़ा है। ठीक है, जो यहाँ आए उनको जबरदस्त लाभ मिलेगा एंट्रोपी। ठीक है, मजा आ जाएगा एंट्रोपी के लेक्चर में। ठीक है, देखो मजा ले फिर। बहुत मार 2 साल में पिट जाओगे तुम मुझसे अगर मेरा हाथ हो गया। ठीक है, चलो समझो। तो एंट्रोपी क्या होता है बेटा? इट इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस प्रेजेंट इन एनी सिस्टम। किसी भी सिस्टम के अंदर बेटा कितना ज्यादा डिस्टरबेंस है, कितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस है, ठीक है, उसका मेजरमेंट करता है ये प्रॉपर्टी क्या? एंट्रोपी। यानी अगर इसको मैं लिखूं तो इट इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस। प्लीज बेटा, डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस प्रेजेंट इन एनी सिस्टम। प्रेजेंट, आराम समझो बेटा, बहुत लाजवाब टॉपिक है। प्रेजेंट इन एनी सिस्टम, ठीक है, यानी बड़ी खास प्रॉपर्टी है, बड़ी नायाब प्रॉपर्टी है जो ये बताती है कि सिस्टम के अंदर कितना डिसऑर्डरनेस है, कितना ज्यादा डिस्टरबेंस है, कितना ज्यादा रैंडमनेस है। इसका मतलब एक बात क्या मैं लिख सकता हूँ क्या? मोर इज द डिसऑर्डरनेस, मोर इज द एंट्रोपी। ये बात लिख सकता हूँ ना मैं? यानी सेकंड पॉइंट में लिखूं, मोर इज द डिसऑर्डरनेस, मोर इज द डिसऑर्डरनेस
व्हाट इज द एंट्रोपी। जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस, जितना ज्यादा डिस्टरबेंस होगा सिस्टम के अंदर, एंट्रोपी सिस्टम की उतनी ज्यादा होगी। जैसे आप बताओ, सॉलिड में मॉलिक्यूल बहुत पास पास होते हैं, मतलब क्लोजली पैक्ड होता है बेटा सॉलिड, तो वहां कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बिल्कुल क्लोज होते हैं। क्या उनमें थोड़ी भी हलचल होने के चांसेस हैं क्या? नहीं। लेकिन लिक्विड में पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, थोड़े दूर दूर, तो दूर दूर होते हैं, इनका मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है कम होता है, जिससे अंदर लिक्विड के पार्टिकल्स में रैंडमनेस ज्यादा होगी। और बेटे गैस के पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर होते हैं, इसका मतलब क्या होगा, हाईली डिसऑर्डर में रहेंगे। तो क्या मैं ऐसा पॉइंट लिख सकता हूं क्या कि एंट्रोपी ऑफ सॉलिड जो होती है वो कम होती है एंट्रोपी ऑफ लिक्विड से, और गैस की एंट्रोपी लिक्विड से भी ज्यादा होती है। एंट्रोपी का मतलब डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस, जितना ज्यादा रैंडमनेस उतना। अच्छा, एक खास बात है ना बेटा कि मैं किसी भी सिस्टम में कितना डिसऑर्डरनेस है ना, इसका मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकता। मतलब ठीक है, रैंडमनेस को मेजर करने के लिए प्रॉपर्टी पड़ी है, बट रैंडमनेस को नहीं मेजर करती, ये चेंज इन रैंडमनेस को मेजर करती है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी। राइट, किसी भी सिस्टम के अंदर कितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस है इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते ना। मैंने पिछले लेक्चर में भी एग्जांपल दिया था कि तुम कितने बदमाश हो इसको मैं एग्जैक्ट बता सकता हूँ क्या? कोई यूनिट है तुम्हारी बदमाशी? हाँ, मैं बोल सकता हूँ ये बंदा पिछले फ्राइडे के कंपैरिजन में आज कितना बदमाश है, बराबर चेंज बता सकता हूँ। समझ रहे हो ना, एग्जांपल दे रहा हूँ। चल आइए, इसका मतलब वी कैन नॉट कैलकुलेट, we cannot calculate exact entropy of the system, exact entropy of the system। हम सिस्टम की एग्जैक्ट एंट्रोपी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, we can only calculate change in them, calculate change in them। हम उसमें बेटा केवल चेंज बता सकते हैं कि भाई पहले के कंपैरिजन में कितना डिसऑर्डर बढ़ा है या घटा है। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब चेंज बेटे कैसे निकालेंगे, डेल्टा एस इक्वल टू फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी, बराबर यही होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। या मैं अगर किसी रिएक्शन के लिए लगाऊं तो डेल्टा एस इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आ रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल एंट्रोपी। अच्छा इतनी बात है। अच्छा एक बताओ, अगर मैं चेंज बता रहा हूं पक्का एक ऐसी प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, तो एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी। मैंने बताया था स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो केवल सिस्टम की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, ना कि उस रास्ते पे जिससे हम इनिशियल से फाइनल तक पहुंचे। ठीक है, तो एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी, ये सब पहले भी लिस्टिंग करा के दिया हमको उसने, स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा एंट्रोपी इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सिस्टम की साइज पे मास पे डिपेंड करेगा। भाई अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक कंटेनर में 1 मोल हाइड्रोजन गैस है, तो वहां एवोगाड्रो नंबर के बराबर हाइड्रोजन गैस होगा। मैं बोलूं एक कंटेनर में 10 मोल हाइड्रोजन गैस है, तो 10 into एवोगाड्रो नंबर के बराबर हाइड्रोजन होगा। तो हलचल ज्यादा कहां होगी, जहां ज्यादा मास रखा होगा। सीधी सी बात है ना, यानी क्या होगा आपका कि इट इज अ entropy is an extensive property, entropy is an extensive property, यानी जो सिस्टम की साइज पे मास पे डिपेंड करता है। भाई सिस्टम अगर बड़ा होगा तो वहां पे रैंडमनेस ज्यादा होगी, सिस्टम छोटा होगा वहां पे रैंडमनेस कम होगी। बराबर मैं बोलूं भैया 10 बच्चों की क्लास है, वो शोर मचाएं, डिसऑर्डर क्रिएट करें, तो रैंडमनेस कम होगी। अब यहाँ तुम 50 लोग बैठे, तुम 50 मिलकर अगर तहलका मचा दोगे तो ज्यादा सीन क्रिएट हो जाएगा। बात समझा क्या? यानी सिस्टम की साइज पे एंट्रोपी डिपेंड करती है। एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इतनी कहानी समझ में आ गई बेटा। अब बात आती है कि बेटा एंट्रोपी को मेजर करें, क्या है मैथमेटिकल डेफिनेशन, क्या है एंट्रोपी? ये तो चलो ठीक है, रैंडमनेस तो अपने को देखना ही देखना है, बट व्हाट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी? देखो एंट्रोपी को कैलकुलेट करने का जो बेसिक फॉर्मूला होता है ना, वो होता है डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी। ये फॉर्मूला होता है एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट करने का।
ठीक है। अब यहाँ डेल्टा क्यू क्वेश्चन के हिसाब से रखोगे कि सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया है, तो इसका साइन पॉजिटिव रखना न्यूमेरिकल करते समय, और अगर सिस्टम ने हीट को रिलीज किया है तो इसका साइन नेगेटिव। ये तुम्हारे ऊपर है, बात समझे ना। बट ये फार्मूला बेटा तभी काम करता है जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट हो तभी आप एंट्रोपी चेंज का ये फार्मूला लगा सकते हो। अगर टेम्परेचर वेरिएबल हो गया तब ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा। तब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dq बाई dt, ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जब टेम्परेचर वेरिएबल, जब टेम्परेचर क्या हो, वेरिएबल। दो फार्मूले हैं बेटा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो ये फार्मूला काम करेगा, ठीक है। और अगर टेम्परेचर वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ ds का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, 1 into dx इक्वल टू s। और अगर मैं यहाँ लिखूं s इनिशियल से s फाइनल, तो s फाइनल माइनस n इनिशियल, डेल्टा s ही तो आ जाएगा। अगर इसको इंटीग्रेशन भी करूं 1 into ds का इंटीग्रेशन क्या होगा s, और फाइनल माइनस इनिशियल तो डेल्टा s। इसका मतलब क्या, डेल्टा s इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dq अपॉन t लिख सकता हूं क्या, ठीक है। ये फार्मूला कब लगाओगे, जब आपका टेम्परेचर वेरिएबल। दो ही फार्मूले हैं, ठीक है, कि एक होता डेल्टा क्यू बाई टी, ठीक है, तब जब टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी जब फेज चेंज होगा। आपने को पता जब फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। जैसे बोला एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एक मोल सॉलिड एक मोल लिक्विड बदल रहा है, तो उसमें टेम्परेचर फिक्स है, ये काम पूरा जो हो रहा होगा 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन पे। एक मोल लिक्विड एक मोल गैस बदल रहा है, ये काम हो रहा होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, बॉइलिंग हो रही है, ठीक है, या सब्लिमेशन हो रहा है। जब भी फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो यही फार्मूला काम करेगा। इसलिए कुछ बुक्स में ध्यान रखना, इस फार्मूले को कहीं फेज चेंज में ऐसे लिख देते हैं, घबराना मत, डेल्टा s इक्वल टू डेल्टा h बाई टी लिखते हैं, ठीक है। दिस फार्मूला इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन फेज चेंज, फेज ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, यानी सॉलिड से लिक्विड बन रहा हो, लिक्विड से गैस बन रहा हो, सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन रहा हो, तो ये डेल्टा क्यू को डेल्टा h लिख दिया, और क्या। अरे वो भी तो हीट ही है, याद करो, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी, बात समझ आया ना। डेल्टा क्यू को डेल्टा h, यानी फार्मूला यही है। अभी हम इससे क्वेश्चन भी करेंगे थोड़ी देर बाद, फार्मूला यही चलेगा। और दो ही फार्मूला दिमाग में रखना एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट करने का, एक क्या, डेल्टा क्यू बाई टी, या क्यू बाई टी भी लोग बोलते हैं, क्यू बाई टी, ठीक है। ये फार्मूला कब लगाओगे, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी इंटीग्रेशन ऑफ dq अपॉन टी, बात समझे ना। तो ये फार्मूला लगाएंगे, अभी आगे बहुत सारी बातें होंगी। तो ये दो मेन फार्मूले हैं। अच्छा एक बात सुनिए, एक लाइन बोलता हूं बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, on increasing temperature entropy always increases। ध्यान रखिएगा इस बात को, टेम्परेचर को बढ़ाने पर एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। बड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है एक्चुअली, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजिंग, टेम्परेचर बढ़ाने से रैंडमनेस हमेशा बढ़ती है, एंट्रोपी बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है इस फॉर्मूले को देख, सर टेम्परेचर और एंट्रोपी में तो इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो एंट्रोपी तो घटना चाहिए ना, बराबर। बट गौर से देखो, फिर पॉइंट को पढ़ो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेज, ये एंट्रोपी नहीं है, ये चेंज इन एंट्रोपी। बात समझा क्या, ये एंट्रोपी नहीं, इसमें इसमें जमीन आसमान का फर्क है, फील लो अच्छे से, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी क्या होती है, हमेशा बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे बच्चे आगे कंफ्यूज जाते हैं और टीचर भी इस बात का स्पष्ट कर ही नहीं पाता, तो हाँ हाँ बच्चा सही तो बोल रहा है, तो ठीक है, क्योंकि वो खुद डेप्थ में नहीं पढ़ा क्या है एंट्रोपी। तो डेल्टा एस क्या है यहाँ पे, ये एंट्रोपी चेंज। मैं बिल्कुल एग्जांपल देकर सेट कर देता हूँ कि लोअर टेम्परेचर पे एंट्रोपी में चेंज कम आता है, हायर टेम्परेचर पे एंट्रोपी में चेंज ज्यादा है। कैसे, जरा सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा एंट्रोपी बढ़ती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि ऑन बॉइलिंग ऑफ एग, ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट और जेईई में, ऑन बॉइलिंग ऑफ एग एंट्रोपी इंक्रीजेस या डिक्रीजेस। मैंने नोट्स में भी ये सब बातें लिख के दिया है कि अगर जब हम अंडे को उबालते हैं बेटा, तो बताइए उसकी एंट्रोपी बढ़ती है घटती है। तो अपन लोग कैसे दिमाग लगाते हैं, सुनो यार, देखो जब तक अंडे को उबालते हैं उसके जो यॉक होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो लिक्विड की एंट्रोपी ज्यादा है, उबलने के बाद क्या बन जाता है, सॉलिड, एंट्रोपी क्या हो गई, कम। तो आपका आंसर जाएगा एंट्रोपी डिक्रीज है, जबकि सच्चाई है एंट्रोपी इंक्रीज है। बात समझना, क्योंकि बताओ अंडे को उबाल रहे हो क्या टेम्परेचर बढ़ा रहे हो क्या, यार टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ेगी ना।
और वैसे भी क्या होता है, जब आप अंडे को उबालते हो तो अंदर की प्रक्रिया क्या होती है बता रहा हूँ। जब आप अंडे को उबालते हो, अंदर का जो प्रोटीन होता है ना, उसके अंदर के जो अमीनो एसिड के बीच जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं ना, उस हीट को एब्जॉर्ब करके उनके पेप्टाइड बॉन्ड्स टूटने लगते हैं। इसके अंदर हलचल बढ़ चुकी है, इसलिए एंट्रोपी बढ़ गई है। बात समझे ना, डीनेचुरेशन होने लगता है प्रोटीन का, इसलिए एंट्रोपी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो ऑन बॉइलिंग ऑफ एग एंट्रोपी इंक्रीजेस। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई हीटिंग वाला प्रोसेस है ना, समझ जाना एंट्रोपी बढ़ रही है। तो मैं बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाने से बेटे हमेशा एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ से जो कंफ्यूजन इसको दूर कर रहा हूँ, ये एंट्रोपी नहीं है बेटा, ये क्या है, चेंज इन एंट्रोपी है। इसका मतलब क्या होगा बताओ, अगर टेम्परेचर लोअर होगा तो एंट्रोपी में चेंज क्या आएगा, ज्यादा आएगा। इसकी फील लो, इसकी फील लो, अब इसको भूलो। अगर टेम्परेचर कम होगा तो एंट्रोपी में चेंज ज्यादा आएगा, और अगर टेम्परेचर ज्यादा आएगा, ज्यादा होगा तो एंट्रोपी में चेंज कम होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? एक एग्जांपल समझाता हूं, बढ़िया एग्जांपल। मान लो बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ, लोअर टेम्परेचर में भाई, अगर लोअर टेम्परेचर होगा तो एंट्रोपी में चेंज ज्यादा, हायर टेम्परेचर में एंट्रोपी में चेंज कम। ठीक है, ये अलग बात है, ये अलग बात, दोनों अलग अलग रखना है। ठीक है, अब जरा इस बात को सुनो, इस चीज को मैं समझा देता हूँ, लोअर टेम्परेचर पे एंट्रोपी में चेंज ज्यादा कैसे आता है। सुनो, जैसे मान लो एक लड़का है बेटा, जिसके जो पेरेंट्स है ना बड़े कंजर्वेटिव माइंड के, तुम्हारे बहुत खुले विचारधारा के रखते हैं। ठीक है, तो एक लड़का है जिसके पेरेंट्स बड़े कंजर्वेटिव, बोले हम ही को टारगेट करते हैं, हम लेक्चर नहीं, ये मेरा सबसे फेवरेट स्टूडेंट है। ठीक है, समझ लो, क्योंकि वो कभी बैग वैग लेके नहीं आता, कुछ खुद इसने अपना पीए रखा हुआ है, उसका बैग वैग लेके आता है। इतना रौला मैंने पहली बार किसी लड़के का देखा। सुनो, तो क्या होगा बेटा, एक लड़का है जिसके पेरेंट्स क्या है, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव माइंड के हैं, उसको कभी भी बेटा रात में, शाम को यानी कि 9 बजे के बाद कभी भी घर से बाहर निकलने नहीं देते। बड़ा बढ़िया एग्जांपल सुनना, एकदम फील आ जाएगी एंट्रोपी कि लोअर टेम्परेचर में एंट्रोपी में चेंज ज्यादा आता है, और हायर टेम्परेचर में एंट्रोपी में चेंज कम आएगा। तो एक पेरेंट्स है जिसके जो पेरेंट्स हैं वो बड़े कंजर्वेटिव माइंड के, अपने बच्चे को कभी भी 9 बजे के बाद निकलने नहीं दे पा रहा। बच्चा कभी 9 बजे के बाद नाइट शो देखने गया ही नहीं है, मूवी वगैरह कहीं पे। बात सुनो, मजा आएगा भैया। ठीक है, मतलब बाहर की दुनिया 9 बजे की रात, कैसे 9 बजे के बाद क्या होता है। ठीक है, बाहर कभी मूवी दो, भाई दोस्त लोग हैं 11 बजे 12 बजे का शो देखते हैं, तो उसको कभी बाहर निकालने नहीं देते। इसका मतलब वो बच्चा एक लो टेम्परेचर पे जी रहा है, उसका लो डिग्री सेटलमेंट चल रहा है, बराबर। और एक बच्चा है जिसके पेरेंट्स बड़े खुले विचारधारा के हैं, वो रोज 11 बजे के बाद निकलता है घर से बाहर। हाँ, मैं अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करता है, मूवी देखता है, नाइट आउट करता है, सुबह आता है आराम से। ठीक है, उसका क्या है, हाई टेम्परेचर में जी रहा है, बराबर। मतलब उसके लिए कॉमन बातें हैं, रोज निकलना, बाहर घूमना टहलना, सुबह 4 बजे आना, सो जाना। ठीक है, एकदम समझ में आ रहा है। अब एक बात बताओ, एक लड़का एकदम लो टेम्परेचर में जी रहा है, कभी देखा ही नहीं दुनिया 9 बजे के बाद क्या होती है। ठीक है, मूवी देखने गया ही नहीं, नाइट शो कभी देखा ही नहीं उसने। ठीक है, अब सुनो, अब मान लो इन दोनों का एक म्यूचुअल फ्रेंड, ठीक है, जो एक दिन दोनों को इनवाइट करता है, भाई आज रात में 12 बजे का शो चलना है देखने के लिए बाहर। ठीक है, और आज जो लड़का लो डिग्री सेटलमेंट पे है, उसके पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया कि जाओ सिमरन जी लो अपनी जिंदगी। ठीक है, आप ये बताओ, ज्यादा एक्साइटमेंट, ज्यादा रैंडमनेस, ज्यादा फ्रीडम किसको महसूस होगी, जो लो डिग्री पे जी रहा था या जो हाई डिग्री पे? लो डिग्री पे। भाई उसने दुनिया नहीं देखी थी यार, बात समझा क्या? आज वो एकदम एक्साइटेड है कि बस फाड़ डालूंगा आज तो बाहर जाके, बात समझा कि नहीं? ठीक है, तो क्या है, तो जो लड़का लो डिग्री पे जी रहा था उसके अंदर एक्साइटमेंट ज्यादा थी ना, तो उसके अंदर एंट्रोपी में चेंज क्या आया, ज्यादा आया। आई थिंक क्लियर हो गया कंसेप्ट। ठीक है, लो टेम्परेचर पे एंट्रोपी में चेंज ज्यादा और हाई टेम्परेचर। अब ये कहानी क्लियर हो गया, बिल्कुल कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक, चलो इतनी कहानी से क्लियर हो गया। ये दो फार्मूले हैं बेटे, एक डेल्टा एस इक्वल डेल्टा क्यू बाई टी। ये कब लगाओगे, जब टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहा तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी। अच्छा, अब कुछ और पॉइंट्स अच्छे अच्छे बताता हूँ, देखो दो ही फार्मूले में ऊपर लिख देता हूँ, जब ध्यान से समझना, बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा। देखो, अगर टेम्परेचर तो हुआ जब टेम्परेचर क्या हो बेटे, कांस्टेंट, तब ये फार्मूला एंट्रोपी चेंज का वैलिड होता है। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहा तो इंटीग्रेशन ऑफ dq बाय dt। अभी देखना मैं दोनों फार्मूले फेल करूंगा, दोनों से भी तुम्हारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, तो तीसरा भी बताऊंगा कैसे आएगा। नहीं एकदम, अगर लॉलीपॉप का भी क्वेश्चन है तो यही हो जाएगा। ठीक है, बाकी अच्छे क्वेश्चन आ गए तो ये भी फेल हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, टेम्परेचर जो होगा कांस्टेंट, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं क्या करता हूँ बेटा, एक आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल लेता हूँ, बहुत ध्यान सुनना इस बात को। हाँ, एक आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल लेता हूँ।
आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब बेटा जिसका सराउंडिंग से कोई मतलब ही नहीं है, एकदम अलग थलग सा पड़ा है। ठीक है, जैसे समझो कि मान लो मैं दो कंटेनर, आप बहुत ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हो। मैं पहले बोलता हूँ न्यूमेरिकल से ज्यादा टफ क्वेश्चन थर्मो का कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है। मान लो ये कंटेनर है, यहाँ पे हमने एक मान लो कॉर्क लगा दिया है, जिससे दोनों कंटेनर को हमने क्या किया, अलग किया है। इसकी बाउंड्री को बेटा हमने एडियाबैटिक बना दिया है। बात मत करो बेटा, बस मजे लो टॉपिक के। आज के बाद से एंट्रोपी एकदम दिल में उतर जाए। बात समझ रहा है? इसको सिस्टम को एडियाबैटिक बना दिया है, चेंज कर दो जहां बोल के तो हार्ट पागल धक्का मार देगा क्या? सॉरी सर, साइड हो रहा था, साइड हो रहा था। इसकी बाउंड्री को बेटा मैंने एडियाबैटिक बना दिया। अपने को पता है एडियाबैटिक बाउंड्री यानी इंसुलेटेड बाउंड्री, जिससे सिस्टम और सराउंडिंग किसी भी तरह से अब इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा। न सिस्टम सराउंडिंग को कुछ एक्सचेंज कर पाएगा, न सराउंडिंग सिस्टम को। अब एक बात बहुत ध्यान से समझना, बढ़िया क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। यहाँ पे मान लीजिए मैंने गैस ए लिया, यहाँ पे मैंने मान लीजिए एक गैस ए भर दी, ठीक है, कोई भी गैस ए भर दी, ठीक। और यहाँ पे मैंने गैस बी डाली, कॉर्क बंद है यहाँ बेटा, ठीक है, यहाँ पे गैस बी, आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे गैस बी। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं अब यहाँ से कॉर्क ओपन करूंगा, गैस इंटरमिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे अपने आप, बराबर ना? अब अगर मैं यहाँ से कॉर्क को ओपन कर दूं तो दोनों गैस क्या होंगी, एक दूसरे में इंटरमिक्स होंगी, ठीक है, ये काम तो अपने आप होगा, बात समझ, अपने आप इंटरमिक्स हो जाएंगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आइसोलेटेड सिस्टम का एंट्रोपी चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, तो देखो पहला आंसर तुम्हारा क्या आएगा, तुम इस फॉर्मूले पे पहुंचोगे, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी। और अपने को पता है क्या है, सिस्टम आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड का मतलब ना तो हीट लेगा ना तो हीट देगा, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। तो डेल्टा एस इक्वल टू जीरो बाई टी, इसका मतलब डेल्टा एस क्या आ गया, जीरो। बोलोगे सर एंट्रोपी चेंज तो जीरो होगा, जबकि सच्चाई ये नहीं है, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा। एंट्रोपी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि बेटा समझो, तुमने जैसे ही कॉर्क ओपन किया रैंडमनेस तो बढ़ गई ना, गैस आप अपने आप ही तो मिक्स होने लगी ना, उससे उनकी रैंडमनेस क्या हो गई, बढ़ गई। यानी जैसे मिक्सिंग ऑफ गैस हो रहा है, जैसे आपने कॉर्क को ओपन किया तो मिक्सिंग ऑफ गैस अपने आप स्टार्ट हो गया, जिससे क्या हो गया, रैंडमनेस क्या हो गया, और रैंडमनेस अगर बढ़ गया यानी एंट्रोपी बढ़ गई, और अगर एंट्रोपी बढ़ गई तो एंट्रोपी में चेंज भी तो बढ़ गया, और एंट्रोपी में चेंज बढ़ गया, इसका मतलब एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो। बात समझा क्या? तो यहाँ फंस जाते हो। मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ कि अगर उसने बोल दिया आइसोलेटेड सिस्टम, तो इन सब मैथमेटिकल मतलब नहीं होता। बात समझा ना? अगर उसने बोल दिया आइसोलेटेड, ये सब फेल है। देखो ये केवल क्या है, अच्छा सच्चाई बताओ बेटा, एंट्रोपी एंट्रोपी कुछ होती भी नहीं, सच्चाई बताओ, सब मनगढ़ंत कहानियां, कुछ सच्चाई नहीं है केमिस्ट्री, ठीक है, सब धोखा है। हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी नहीं होता यार, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, लेकिन सब सोची समझी साजिश है। एब्सन हो गया, एंट्रोपी हो गया, कोई बता रहा एंट्रोपी देखा, हाँ रैंडमनेस नाम की चीज होती है, रैंडमनेस बढ़ती है, डिसऑर्डरनेस बढ़ता है, तो समझ में आता है। बट अगर सच्चाई बताऊं तो एंट्रोपी एंट्रोपी कुछ होता नहीं है, सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, हमने भी पढ़ी है, मैं आपको पढ़ा। बात समझ में आ रहा क्या? तो क्या होगा बेटा कि अगर आइसोलेटेड सिस्टम हो गया ना, आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, तो इन सब मैथमेटिकल डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं निकलेगा, ये जान जाओ। फिर आपको अंदर के क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा कि आइसोलेटेड सिस्टम है ना, तो ये सब सोचना ही मत कि मैं क्यों जीरो रख दूं, मैं ऐसा रख दूं, कुछ मत सोचना, अंदर की कहानी समझना। उसने क्या समझाया है कि मेरे पास दो कंटेनर है, एक कंटेनर में ए गैस भरी है, दूसरे में बी गैस भरी है, कॉर्क बंद है, हमने थोड़ी समय बाद कॉर्क खोल दिया, तो बताइए क्या हो जाएगा, एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी क्या? तो अपन लोग आइसोलेटेड सिस्टम सोचते क्या मानने लगते हैं, डेल्टा जीरो मानने लगते हैं। एंट्रोपी का रियल फील क्या है, रैंडमनेस का। अगर रैंडमनेस बढ़ रही है तो एंट्रोपी बढ़ रही है, इसलिए आइसोलेटेड सिस्टम में इन मैथमेटिकल डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं निकलेगा।
बात तो बढ़िया क्वेश्चन है, गलत होने वाला, जो आप गलत कर 100% गलत करते हो ऐसे क्वेश्चन। क्यों आपको लगता है आइसोलेटेड सिस्टम पूछ दिया, डेल्टा क्यू को क्या कर दो 0, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया। अरे जब एडियाबैटिक प्रोसेस होगा तो उसकी बात बोलेंगे, जब रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल होगा। उसने आइसोलेटेड सिस्टम बोल दिया सीधे, यानी आपका सराउंडिंग से कोई इंटरैक्ट हो रही है। लेकिन समझो उसने क्या किया, कॉर्क के ओपन करते ही रैंडमनेस बढ़ी कि नहीं सिस्टम के अंदर। तुम बताओ ना, हमारे पास क्या सिस्टम था, एक कंटेनर में ए गैस थी, दूसरे में बी गैस, ठीक है वो सराउंडिंग से इंटरैक्ट नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही कॉर्क ओपन किया गैस अपने आप मिक्स हुई कि नहीं, ठीक है अपने आप मिक्स हुई, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ ना, इसका रैंडमनेस क्या हो गया, बढ़ गया, इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ गई। ठीक है, तो एक बात दिमाग में सेट करना कि फॉर आइसोलेटेड सिस्टम इन मैथमेटिकल डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं होता। बात समझ आ रहा है क्या? चल आगे बढ़े। अच्छा अब एक बात बताते हैं बेटा कि दुनिया में अगर समझो, सपोज करो अगर ये प्रोसेस में सपोज करो ए से कोई प्रोसेस हो रहा है बी, यहां तो अगर ए से बी हो रहा है इसका मतलब इस डायरेक्शन में ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अगर ए से बी बन रहा है, अपने आप मान लो बन रहा है, तो ए से बी बन रहा है इसका मतलब ए से बी बनना है स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर मैं रिवर्स प्रोसेस की बात करूं बी से ए बने तो इस डायरेक्शन में तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा ना भाई। कोई भी एक प्रोसेस एक डायरेक्शन में क्या होती है, स्पॉन्टेनियस। दूसरे डायरेक्शन क्या होती है, नॉन, जैसे पानी का ऊपर से नीचे गिरना स्पॉन्टेनियस, नीचे से ऊपर अपने आप थोड़ी चला जाता है, उसके लिए आपको डीसी मोटर लगानी पड़ती है। बात समझ आ रहा है क्या? तो वही बोल रहा हूं कि अगर ए से बी बना बेटा, यानी मान लो एक डायरेक्शन में प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, दूसरे डायरेक्शन क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, लेकिन अगर बोलो कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है बेटा, यानी ए से बी भी बनना चाह रहा है, बी से ए भी बनना चाह रहा है, यानी इधर भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, इधर भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, रिवर्सिबल है ना, दोनों होना चाह रहे हैं। तो इधर से इधर गया स्पॉन्टेनियस, इधर से इधर आया स्पॉन्टेनियस, तो क्या चेंज इन एंट्रोपी जीरो नहीं आएगा यार? जो एंट्रोपी चेंज इसका होगा वही इसका ही तो होगा। इसीलिए रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर कोई भी दुनिया का रिवर्सिबल प्रोसेस पूछते, आइसोथर्मल रिवर्सिबल, एडियाबैटिक रिवर्सिबल, आइसोबारिक रिवर्सिबल, आइसोकोरिक रिवर्सिबल, एंड टोटल एंट्रोपी चेंज अगर पूछ ले तो जीरो आंसर आएगा। अगर रिवर्सिबल लगा दिया उसने, मेरी बात समझना, और आइसोथर्मल रिवर्सिबल पूछ ले, अभी प्रूव करके दिखाऊंगे सब बातें। हाँ, आइसोथर्मल रिवर्सिबल, आइसोथर्मल टोटल एंट्रोपी चेंज जीरो होगा, ध्यान रखना। टोटल एंट्रोपी अब हो सकता है सिस्टम का पॉजिटिव हो, सराउंडिंग का नेगेटिव हो, लेकिन टोटल जीरो आए। मेरी बात बहुत गौर समझना है। यानी अगर कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो रिवर्सिबल में क्या होता है बेटा, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा ना, यानी जो रिएक्टेंट की एंट्रोपी वही प्रोडक्ट की एंट्रोपी, जो इनिशियल एंट्रोपी वही फाइनल एंट्रोपी, तो डेल्टा एस जीरो नहीं हो जाएगा क्या? तो दुनिया का कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस हो, फिर चाहे वो आइसोथर्मल रिवर्सिबल हो, एडियाबैटिक रिवर्सिबल हो, आइसोबारिक रिवर्सिबल हो, और टोटल एंट्रोपी चेंज, ध्यान से रखना, सिस्टम सराउंडिंग की नहीं बात कर रहा हूं, टोटल एंट्रोपी चेंज पूछे तो क्या बोलोगे आप, जीरो। ठीक है, अभी प्रूव करके दिखाता हूं इस बात को। टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होगा, जीरो। चलो मैं इसको आपको दिखा देता हूं जरा, कि रिवर्सिबल प्रोसेस में टोटल एंट्रोपी चेंज हमेशा जीरो आएगा, लेकिन इररिवर्सिबल में वो टोटल एंट्रोपी चेंज हमेशा जीरो नहीं आएगा। गौर से इस बात को समझना, ये छोटे-छोटे पॉइंट होते हैं बेटा, फोकट में 4 नंबर देके जाते हैं, लेकिन कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल में टोटल एंट्रोपी चेंज कितना होता है, ठीक है, जीरो रिवर्स। ठीक है, तो समझ लो कि चाहे आइसोथर्मल रिवर्सिबल में टोटल एंट्रोपी, ध्यान रखना पूरे सराउंडिंग की, तो रुक जाना, यानी गड़बड़ है, तुमको ध्यान से में ले रहे हैं। ठीक है, यानी टोटल एंट्रोपी चेंज जो होता है रिवर्स, चाहे फिर वो आइसोथर्मल प्रोसेस हो, ये टोटल एंट्रोपी होता है ना सिस्टम प्लस सराउंडिंग, यानी डेल्टा एस यूनिवर्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होगा आपका, जीरो। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस में फिर चाहे आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस में टोटल एंट्रोपी चेंज पूछे तो उसका आंसर क्या आएगा, जीरो। ठीक है, अब मैं इसको प्रूव करके दिखा रहा हूं, जरा देखिए। चलो मैं रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करता हूं। पहले रिवर्सिबल प्रोसेस, आराम समझिएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, ध्यान समझिएगा। चलो मैं दो रिवर्सिबल ले लेता हूं, आइसोबारिक और एडियाबैटिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। तो सबसे पहले मैं रिवर्सिबल प्रोसेस ले रहा हूं, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा टोटल एंट्रोपी चेंज रिवर्सिबल में, चाहे एडियाबैटिक हो चाहे आइसोथर्मल हो, जीरो ही आने वाला है टोटल। ठीक है, चलो रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर मैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल ले लूं, आराम जरा समझना, आइसोथर्मल रिवर्सिबल ले लूं, तो एक बात बताओ, आइसोथर्मल का मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर कांस्टेंट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अब समझो, सपोज करो ये सिस्टम है और बाहर सराउंडिंग है, मैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल की बात कर रहा हूं। भाई ये प्रोसेस रिवर्सिबल कब होगा,
कि अगर सिस्टम छोटी सी हीट अगर सराउंडिंग को डी क्यू दे दे, वो डी क्यू हीट फिर से सिस्टम में लौट, तभी तो प्रोसेस रिवर्सिबल होगा ना। अगर एक बार हीट यहाँ से चली गई और वापस लौट के यहाँ आ ही नहीं पा रही, तो किस बात का रिवर्सिबल पे। और ये बात कब हो पाएगी, जब सिस्टम और सराउंडिंग सेम टेम्परेचर पे होना। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस कर दिया तब तो हीट हमेशा हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी भागेगी ना। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इसका मतलब अगर सिस्टम का टेम्परेचर टी है, सराउंडिंग का भी मुझे टी मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर दो बॉडी सेम टेम्परेचर पे होंगी तभी प्रोसेस को मैं रिवर्सिबल बना पाऊंगा। क्योंकि अगर मैं मान छोटी सी डी क्यू हीट कहां दे दी, सराउंडिंग को, जिससे ना तो सराउंडिंग के टेम्परेचर में कोई चेंज आया, ना ही सिस्टम के टेम्परेचर चेंज आया, क्योंकि प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल। दोनों के टेम्परेचर कांस्टेंट है, बहुत स्मॉल अमाउंट में हीट दिया, चाहे तो ये हीट फिर से यहाँ आ सकती है ना, तो दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है, तभी तो रिवर्सिबल हो पाएगा। अगर सोचो एक को बढ़ा दूं एक को घटा दूं, तब तो फिर यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा ना हीट का। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर सोचो सिस्टम ने स्मॉल अमाउंट ऑफ डी क्यू हीट कहां लॉन्च कर दी, सराउंडिंग में, तो अगर मैं यहाँ पे डेल्टा एस सिस्टम निकालूं बेटा, डेल्टा एस सिस्टम, तो सिस्टम ने डी क्यू हीट दिया, तो क्या इसका एंट्रोपी चेंज जाएगा, माइनस डी क्यू बाई टी। भाई सिस्टम तो कुछ हीट चली गई ना, तो माइनस डी क्यू बाई टी। और अगर मैं सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज निकालूं, डेल्टा एस सराउंडिंग, तो क्या प्लस डी क्यू बाई टी, बराबर वही हीट तो लौट के वापस आई है। अच्छा, तो अगर मैं अब यहां से डेल्टा एस टोटल निकालूं, तो क्या जीरो आएगा? प्रूव हो गया क्या? ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस अगर आइसोथर्मल में तब भी डेल्टा एस क्या आया, जीरो। बट इसका कतई मतलब ये नहीं होता कि डेल्टा एस सिस्टम भी जीरो है, डेल्टा एस सराउंडिंग भी जीरो। मेरी बात समझना, यही छोटी छोटी बातें, कंसेप्चुअल बातें। यानी रिवर्सिबल प्रोसेस बोल दिया, फिर चाहे दुनिया का कोई भी सिस्टम हो, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, ठीक है, आइसोबारिक, बोला टोटल एंट्रोपी चेंज रिवर्सिबल आइसोबारिक, डायरेक्ट आंसर जीरो। टोटल एंट्रोपी चेंज रिवर्सिबल आइसोथर्मल, जीरो। टोटल एंट्रोपी चेंज रिवर्सिबल आइसोकोरिक, जीरो। बात समझे ना? तो आइसोथर्मल में टोटल एंट्रोपी चेंज रिवर्सिबल प्रोसेस टोटल कितना है बेटे, जीरो। बट दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं है और ये भी जीरो नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि टोटल जीरो आया तो सिस्टम सराउंडिंग दोनों जीरो। बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अब जरा एडियाबैटिक पकड़ता हूं, रिवर्सिबल में ही दूसरा प्रोसेस एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। हाँ, अच्छा बताओ एडियाबैटिक में क्या क्यू जीरो होता है क्या? बराबर, एडियाबैटिक में सीधे क्या होता है, क्यू क्या होता है, जीरो। एक बात बताओ, अगर मैं डेल्टा एस सिस्टम निकालू रिवर्सिबल एडियाबैटिक में, तो क्या होगा, जीरो बाई टी, यानी कितना, जीरो। डेल्टा एस सराउंडिंग निकालूं तो जीरो बाई टी कितना, जीरो। डेल्टा एस टोटल निकालूं तो ये भी जीरो। अरे यार, डेल्टा एस टोटल तो यहाँ भी जीरो आया, डेल्टा एस टोटल तो वहां भी जीरो आया, बट एडियाबैटिक की नायाब कंडीशन क्या दिख रही है तुमको, यहाँ सिस्टम भी जीरो, सराउंडिंग भी जीरो, टोटल भी जीरो। समझ में आ रहा है क्या? यानी एक बात समझ लो, रिवर्सिबल प्रोसेस में टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होता है, जीरो। यार रिवर्सिबल में तो आइसोथर्मल में टोटल कितना आया, एडियाबैटिक में भी रिवर्सिबल एडियाबैटिक में टोटल एंट्रोपी चेंज कितना आया, बट लेकिन एडियाबैटिक में सिस्टम की भी एंट्रोपी चेंज, रिवर्सिबल में, रिवर्सिबल एडियाबैटिक में सिस्टम जीरो, सराउंडिंग का भी एंट्रोपी चेंज जीरो और टोटल भी जीरो। इसलिए एडियाबैटिक प्रोसेस को आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं, यहाँ एंट्रोपी चेंज ही नहीं होती रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। बात समझ में आ रहा है क्या? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि ऊपर जा रहा है? लोग साइड जा रहा है, वहां लोग साइड से ही जाएगा। चलो कहीं से जा रहा है, लेते रहो, ठीक है, डर तो नहीं हो रहा ना? चलो समझ में आ गया भाई इतना? आगे बात करते हैं बेटा, दो बातें समझ में आ गई कि रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, टोटल एंट्रोपी में चेंज कितना आता है, जीरो। ठीक है, चाहे फिर रिवर्सिबल आज, भाई बार बार इसलिए बोलता हूं ना, यही सब क्वेश्चन आते रहते हैं कि टोटल एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, तो अपन लोग कैलकुलेट करने के चक्कर में पड़ते हैं, डायरेक्ट आंसर तो दिख रहा है वहां पे, ये ऑप्शन। बात समझ आ रहा ना? तो कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस दे रहे, फिर चाहे वो कोई भी प्रोसेस हो, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल लेकिन लिखा हो और टोटल एंट्रोपी पूछा हो, तो आप जीरो बोलोगे। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस में
टोटल एंट्रोपी तो हमेशा जीरो होती है, बट कौन सा ऐसा रिवर्सिबल प्रोसेस है जहां सिस्टम और सराउंडिंग की भी जीरो होती है? एडियाबैटिक। बात समझ ना? एडियाबैटिक समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, चलो अब बात करते हैं इररिवर्सिबल प्रोसेस। इररिवर्सिबल प्रोसेस कंसेप्ट बनाइए भाई। इररिवर्सिबल प्रोसेस रटने पे आओगे तो एंट्रोपी को रट नहीं पाओगे। इररिवर्सिबल प्रोसेस, अच्छा अब देखो मैं ये प्रूव कर दूंगा, इररिवर्सिबल प्रोसेस में टोटल एंट्रोपी चेंज कभी भी जीरो नहीं आएगा, 100% फिक्स है। अगर प्रोसेस इररिवर्सिबल है फिर भी चाहे आइसोथर्मल इररिवर्सिबल, एडियाबैटिक इररिवर्सिबल हो, आपका टोटल एंट्रोपी चेंज नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन रिवर्सिबल है टोटल एंट्रोपी चेंज जीरो। समझ यार, दोनों को अलग कर पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो इररिवर्सिबल देखो जरा समझो। अब मुझे प्रोसेस क्या निकालना है? इररिवर्सिबल। अब समझो फिर से मैंने इसको मान लिया सिस्टम, आराम से समझो, सिस्टम, और ये हो गया बेटा सराउंडिंग। ये क्या हो गया? सराउंडिंग। अब की बार मैं मान लेता हूं सिस्टम का टेम्परेचर T1 है, सराउंडिंग का T2 है, और एक कंडीशन मान लेता हूं T1 इज ग्रेटर देन T2। भाई अगर टेम्परेचर का डिफरेंस करूंगा तभी तो प्रोसेस इररिवर्सिबल रहेगा ना भाई। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, ये DQ हीट देगी, ये वापस लौटा देगा, तो प्रोसेस रिवर्सिबल हो जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर, ये हायर टेम्परेचर बॉडी है, लोअर टेम्परेचर, तो हीट हमेशा कहां फ्लो करेगी? हायर टू लोअर, ये प्रोसेस रिवर्सिबल ही रहता है ना। बात समझ आ रहा है क्या? चलिए, तो अगर वाला T1, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ डेल्टा एस सिस्टम निकालूं बेटा, सिस्टम, तो क्या होगा? मान लो सिस्टम से DQ हीट चली गई सराउंडिंग में, तो क्या होगा? माइनस DQ अपॉन T1, ये होगा सिस्टम का एंट्रोपी चेंज। और अगर मैं सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज निकालूं तो क्या? प्लस DQ अपॉन T2 होगा। अब अगर मैं टोटल यानी तो डेल्टा एस टोटल निकालूं तो मुझे दोनों को जोड़ना पड़ेगा, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। मतलब अगर प्रोसेस इररिवर्सिबल है तो आपको सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की एंट्रोपी को ध्यान देना है, ठीक है? तो अब एक बात समझो, सिस्टम की एंट्रोपी कितना है? माइनस DQ बाई T1, ये कितना है? प्लस DQ बाई T2, बराबर ना? अगर मैं यहां से बेटा अगर DQ कॉमन ले लूं तो क्या यहां से इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1? चल सकता है, ठीक है? और अगर इसको सॉल्व करूं मैं डेल्टा एस टोटल, तो क्या DQ और इसको T1 माइनस T2 अपॉन T1 T2 लिख सकता हूं क्या? लिख सकते हैं। एक बात बताओ, क्या T1 इज ग्रेटर देन T2 है क्या? इसका मतलब ये चीज पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब क्या डेल्टा जीरो आ सकता है क्या? डेल्टा से कभी जीरो नहीं आएगा ना। समझ में आ गया क्या? तो प्रूव कर दिया कि इररिवर्सिबल प्रोसेस में टोटल एंट्रोपी चेंज जीरो कभी नहीं। बात समझा ना? तो इररिवर्सिबल, और इसका मतलब डेल्टा इज टोटल ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या? प्रोसेस स्पॉन, यही तो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इररिवर्सिबल प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस होती थी, याद करिए, ऑल द नेचुरल इररिवर्सिबल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर। जो चीज एक ही डायरेक्शन में हो रही है वो क्या थी? स्पॉन्टेनियस थी। पानी ऊपर से नीचे गिर रहा था, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इररिवर्सिबल प्रोसेस है। हीट हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी मूव करी, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में टोटल एंट्रोपी चेंज क्या आनी चाहिए? जीरो से ज्यादा, पॉजिटिव, ठीक है? देखो डेल्टा एस टोटल क्या आ गया? पॉजिटिव। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस टोटल बोलो जीरो। दुनिया का कोई भी प्रोसेस हो, रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस टोटल क्या होगा? जीरो। इररिवर्सिबल में ग्रेटर देन जीरो का मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसका मतलब नेचर में जो भी प्रोसेस अपने आप हो रही है उस दौरान नेचर की एंट्रोपी बढ़ रही है, नेचर में डिस्टर्बेंस बढ़ रहा है। भाई आप अपना कमरा सजा सकते हो, आपको अपने कमरे की एंट्रोपी बचानी है तो अपना कमरा सजा लो, लेकिन बाहर थोड़ी तुम बचा पाओगे। भगवान चाहेगा सब तहस नहस कर देगा बाहर, ये कर तो रहा है, देखो ना। आप वहां बाहर डिस्टर्बेंस है, बारिश हो रही है, डिस्टर्बेंस चल रहा है, यहाँ कोई डिस्टर्बेंस है तो अपने कमरे की एंट्रोपी नीचे करके रख दो, ये सब लगा होगा कि बाहर निकलो भीगोगे। बात समझा क्या? यहाँ एंट्रोपी का बाहर एंट्रोपी बढ़ी हुई है। बात बिल्कुल समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हो गया क्या कांसेप्ट अच्छे से एंट्रोपी का? चलो अब जरा उस बात पे आते हैं कि मान लो कोई ऐसा प्रोजेक्ट, बहुत आप बहुत सही चीज पढ़ाने चल रहा है, अभी तो गलत नहीं पढ़ा रहा था। अगर मान लो बेटा, बहुत ध्यान से समझना, एक पीवी ग्राफ लेता हूं, मेरे पास कोई सिस्टम है, वो स्टेट ए से स्टेट बी पे गया, कुछ हीट एब्जॉर्ब कर,
कुछ हीट एब्जॉर्ब करके सिस्टम स्टेट ए से स्टेट बी में चला गया। स्टेट ए में इसका प्रेशर V1 P1 V1 P1 और जब बी में हीट एब्जॉर्ब कर गया है, प्रेशर क्या हो गया P2 B2 और टेम्परेचर T2। आपसे बोला इस प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करिए और हीट नहीं बताया, बोला हीट एब्जॉर्ब कर गया लेकिन हीट बताया नहीं। अब क्या करोगे? अब फंस गया ना तुम्हारे लिए ये फॉर्मूला रह गया, बात है ना। यानी सीधे से बोला कि एक सिस्टम ए है जो बेटा वो कुछ हीट को एब्जॉर्ब करके बताया नहीं हीट कितनी एब्जॉर्ब किया, वो बता देता तो क्वेश्चन खत्म था ना। फिर मैं यहाँ रखता टेम्परेचर रखता खत्म कर देता। अब देखो पहली बात तो क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या टेम्परेचर वेरिएबल है T1 से T2, ये फार्मूला तो वैसे निगलेक्ट करो नहीं लगा पाओगे, लगाना कौन सा फार्मूला होगा। बट यहाँ पे क्या चाहिए तुमको, हीट दिया ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? अब कैसे एंट्रोपी निकाला जाएगा ये अपना पॉइंट आएगा इस समय। तो जरा इसको आगे बढ़ते हैं। मैं चाहूँ तो बेटा आपको डायरेक्ट फार्मूला में लटवा दूं या रट लो आइसोथर्मल का भी, एडियाबैटिक का भी, आइसोकोरिक, बट मैं चाहता हूँ कि आप जरा डेरिवेशन समझो कि कैसे हम डेरिवेट करके फार्मूला लाएंगे, और बड़ा आसान है। अगर मैं बोलूं ठीक है यहाँ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों चेंज हो रहा है और हीट अपने को दिया नहीं था, तो एक बात बताओ, नो डाउट यार टेम्परेचर वेरिएबल है, फार्मूला तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, उसमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। dQ/T है ये, हाँ अगर टेम्परेचर चेंज हुआ है और हीट नहीं दिया था, ठीक है। एक बात बताओ जरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं, देखो भी कैसे फार्मूला आएगा आराम से। अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लगाओगे तो क्या मैं लिख सकता हूं, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, है ना। तो क्या इसको Q इक्वल टू डेल्टा U माइनस W लिख सकता हूं क्या? तो क्या इसको dQ इक्वल टू DU माइनस DW लिख सकता हूं क्या? बस अब काम हो गया। इसी डी को उठा के यहाँ रखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। कैसे जा रहे डेल्टा एस, आराम समझो, डी की जगह हम क्या लिख लेंगे, डी यू माइनस डी डब्ल्यू अपॉन टी, यानी डेल्टा एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू अपॉन टी, यही होगा। अच्छा डी यू का एक फॉर्मूला याद करो, दुनिया की हर प्रोसेस में काम करता है, NCV/dt, याद करिए। डेल्टा यू का फॉर्मूला बताता दुनिया का किसी भी प्रोसेस में यही होता है, NCV डेल्टा टी। इसको मैं अगर DU लिखूं तो NCV/dt लिख सकता हूं, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है -PdV, बराबर रख सकते हैं सर। आइए तो डेल्टा S इक्वल टू यहां लिख लूं NCV/dt अपॉन टी, बराबर, और यहां माइनस PdV अपॉन टी, बराबर। चलो अब एक बात बताओ, क्या यहां से n तो कांस्टेंट वैल्यू है, Cv भी कांस्टेंट वैल्यू है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, इसको बाहर ले लेता हूं। तो डेल्टा S इक्वल टू NCV इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t फ्रॉम T1 टू T2, बराबर, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ PdV अपॉन t। पर अपने को पता है यार प्रेशर तो यहाँ कांस्टेंट है नहीं, प्रेशर भी याद करो P1 से P2 हुआ था, ये भी बदल रहा है, वॉल्यूम भी बदल रहा है। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें, तो लफड़ा हो गया ना, प्रेशर को वॉल्यूम के साथ कैसे इंटीग्रेट करूंगा मैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ थोड़ा सा फिर दिमाग लगाएंगे, आइडियल गैस इक्वेशन पे पहुंचेंगे, PV इक्वल टू nRT, तो P इक्वल टू nRT बाय V लिख सकता हूँ क्या, बराबर। तो इसका मतलब जहाँ आपका P है वहां ये रख दो, तो ये हो जाएगा डेल्टा S इक्वल टू NCV dt अपॉन t फ्रॉम T1 टू T2, और प्लस यहाँ पे लिख सकता हूं nRT अपॉन V इंटू dV अपॉन t, t से t कैंसिल हो गया क्या, ठीक है, ओके। अब देखो डेल्टा S इक्वल टू NCV dx अपॉन x log x, dx अपॉन x क्या होगा, ln x नेचुरल लॉग, ठीक है। चलो पूरा कर देता हूं, लॉग बेस e t फ्रॉम T1 से T2, यही होगा क्या, प्लस यहाँ पे n का कांस्टेंट है, r कांस्टेंट बाहर ले लूं, और क्या ये इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन v आएगा क्या, तो dx अपॉन x log x, फिर dv अपॉन v log v, और कहां से कहां तक, v1 से v2 से। अच्छा अब बताओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा, log t2 माइनस log t1 log a माइनस b log a अपॉन b, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा S इक्वल टू NCV लॉग बेस T2 अपॉन T1
प्लस NR log बेस E V2 अपॉन V1। ये रहा साहब आपका फार्मूला। अब यहां से हर प्रोसेस का फार्मूला बना लेंगे। बात समझा ना? ये आपका बेसिक फार्मूला है। अब इससे तुमसे आइसोथर्मल का पूछेगा, मुझे पता है आइसोथर्मल में क्या होता है, एंट्रोपी चेंज क्या होगा, जीरो होता है, इंटरनल जीरो हो जाएगी। इसको इग्नोर कर देंगे, केवल इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, बोला आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ये टर्म गायब कर दूंगा। यानी फार्मूला देखो सब सब साफ साफ दिख रहा है। अगर पूछा आइसोथर्मल का, इसको हटा दो, वो आइसोथर्मल का एंट्रोपी चेंज। आइसोकोरिक का उसको छुपा लो, ये यार समझ में आया? आइसोबारिक बोल दिया, सीपी की जगह सीपी कर दो, खत्म कहानी। आगे ना फार्मूला सारे। इसको मैं चाहता इसको डायरेक्ट लिख के तुमको तो रट्टा मार लो, मैं बताया कि आया कैसे। बात समझ ना? कि अगर मेन होता है बेटा, देखो आप रट भी लोगे ना क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व होने में, बट फील तो आनी चाहिए साला आया कहां से ये। बात समझ आ रहा है कि नहीं? कैसे कैसे हमने निकाला, डीक्यू को हमने कैसे डेरिवेट करके यहां तक लाया, कैसे इंटीग्रेट किया। ठीक है, तो ये बेसिक फार्मूला। और अपने को पता है बेटा कि अपने को तो लॉग बेस 10 की वैल्यू दी जाती है, ये तो नेचुरल लॉग है। अपने को पता है किसी भी बेस 10 को अगर आप सॉरी बेस ई को अगर नेचुरल बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो अपन 2.30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं लॉग वाले फैक्टर में। इसको जानते हो नहीं? तो मैथ में पढ़े क्या हो यार, फिर तुमसे ज्यादा मैथ तो मैं जानता हूँ। इसका मतलब लॉग तुम जानते नहीं हो कुछ। ठीक है, कभी भी नेचुरल लॉग को बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो बेस ई बेस 10 में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब अगर इसी फॉर्मूले को मैं बेस 10 में लिखूं, बहुत ध्यान समझना, तो क्या होगा, डेल्टा एस इक्वल टू 2.303 NCV लॉग बेस 10 T2 अपॉन T1 प्लस NR सॉरी 2.303 NR log base 10 V2 अपॉन V1। ये आपका फॉर्मूला होगा न्यूमेरिकल का। ठीक है, न्यूमेरिकल इस पे कभी नहीं आएगा ना, वो अलग अलग प्रोसेस पूछेगा। ये तो कॉमन एग्जांपल दे दिया मैंने, ये पूरा है। इसी से तुमको आइसोथर्मल बनाना है, इसको हटाओ, ये आइसोथर्मल का फॉर्मूला तुम्हारे सामने दिखा है। ठीक है, तुमसे बोला आइसोकोरिक, तो क्या होगा, वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, यानी ये खत्म, ये आइसोकोरिक का फॉर्मूला दिखा है। ठीक है, बोला आइसोबारिक, सीधी को क्या कर दो बस, सीधी। बोला एडियाबैटिक, एडियाबैटिक साहब तो यही तो जीरो हो जाएगा ना, तो आएगा इंटीग्रेशन, खत्म जीरो। आ गया समझ में, याद हो गया? रट तो नहीं रहे हो? चलो इस फार्मूले को मैं ऊपर लिखता हूं, ये तीसरा फार्मूला आपके लिए। मैं सबको करके दिखाता हूं, पूरा प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। ये तुम्हारा बेसिक फार्मूला है। अगर तुम चाहो तो आइसोथर्मल प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज, आइसोबारिक प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, सबका इसी से निकालो। ठीक है, फार्मूला बनाना बहुत आसान। अगर कोई पूछा आइसोथर्मल प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज का फार्मूला, तो आइसोथर्मल में T2 और T1 क्या हो जाएगा, सेम, ये जीरो। यानी ये जो फार्मूला लिखा है ये आइसोथर्मल का एंट्रोपी चेंज निकालने का फार्मूला। बोला आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट, तो V2VL क्या हो गया, जीरो, ये खत्म, ये फार्मूला हो गया एंट्रोपी चेंज का। आइसोबारिक, प्रेशर में Cv हटा के बस क्या कर दूंगा, Cp। बात समझा ना? ठीक है, और क्या कहते हैं, अगर एडियाबैटिक पूछा तो टोटल एंट्रोपी चेंज जीरो ही आएगा। ठीक है, फिर चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे रिवर्सिबल। चलो अब एक एक को मैं दिखा देता हूँ। ये हो गया बेटा। आइए अब एक एक को स्टार्ट करते हैं। आइसोथर्मल, देखो मैं डिटेल में बता रहा हूँ। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल यानी हम पढ़ा रहे हैं एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग डिफरेंट प्रोसेसेस। ठीक है, ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज कितना आता है। ठीक है, तो अपने को पता है कि यहाँ पे क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपॉन टी, यही होगा। और यहाँ पे क्या बोलेंगे, ds इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी यू माइनस डी डब्ल्यू अपॉन टी, यही होगा। ठीक है, अपने को पता है अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज डायरेक्ट जीरो होता है। याद करिए, डेल्टा यू की वैल्यू कांस्टेंट टेंपरेचर क्या होती है, जीरो ना, इंटरनल एनर्जी टेंपरेचर पे डिपेंड करती है, और टेंपरेचर तुमने क्या कर दिया, कांस्टेंट, तो डी यू की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। इसका मतलब केवल अपने को इंटीग्रेशन करना है डी डब्ल्यू अपॉन टी का। अच्छा, तो क्या इसको
हम लोग लिख सकते हैं dw को pdv अपॉन t, है ना। अरे बाबा यहाँ देखो, इसको 0 कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना आराम से बाद में। तो अब इसको क्या, p को क्या मैं लिख सकता हूँ, nRT अपॉन v इंटू dv अपॉन t, t से t कैंसिल, nr को बाहर ले लो, dv अपॉन v log v बेस e फ्रॉम v1 से v2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो डेल्टा s इक्वल टू nr log v2 माइनस log v1, इसका मतलब log बेस e v2 बाई v1। बेस e को अगर मैं इसमें कन्वर्ट कर दूं बेस 10 में, तो फॉर्मूला डेल्टा s इक्वल टू 2.303 nr log बेस 10 v2 बाई v1। ये आइसोथर्मल का एंट्रोपी चेंज निकालने का फॉर्मूला, पूरा डेरिवेट कर दिया, यहां से मजे ले सकते हैं। आइसोथर्मल का T1 T2 क्या 0, वो देखो फॉर्मूला दिखा है, यही डेरिवेट करके लाया कि नहीं, समझ में आ रहा है क्या। ठीक है, अब इसमें तुम्हारे नीट का जे में मैक्सिमम क्वेश्चन यही था। ठीक है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल का एंट्रोपी चेंज, कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला है, समझ में आ रहा है क्या। तो ये हो गया। अच्छा ये बताओ, अगर आइसोथर्मल है तो क्या मैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 भी लिख सकता हूँ क्या आइसोथर्मल के, बॉयल्स लॉ, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो क्या V2 अपॉन V1 को मैं P1 बाई P2 लिख सकता हूँ यहाँ से। यहाँ से अगर मैं V2 बाई V1 करूँ तो क्या ये P1 बाई P2 नहीं आएगा। इसका जहां V2 बाई V1 है फार्मूले में, वहां तुम चाहो अगर क्वेश्चन में प्रेशर दिया है तो 2.303 nr log बेस 10 P1 बाई P2, ये भी फार्मूला है, समझ में आ रहा है क्या। तो इस तरह से हो गया क्या आपका आइसोथर्मल। ठीक है, अगर तुम ये याद कर लिए ना तो सब सब बना जाओ, ये याद कर लेना 2.303 ncv log बेस 10 P2 बाई T1 प्लस nr log बेस 10 P2 बाई V1। ठीक, अच्छा आइसोथर्मल का आ गया। अब अगर मैं बात करूं आइसोकोरिक का फॉर्मूला निकालो। हाँ मैं क्या करूं, कहां ठंडी लग रही है, किसको लग रही है, किसको लग रही है बेटा, चल जाओ। आइसोकोरिक प्रोसेस ध्यान दो जरा, आइसोकोरिक प्रोसेस बेटा बताओ क्या कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब एक बात बताओ, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेल्टा एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपॉन टी, यानी डेल्टा एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी यू माइनस डी डब्ल्यू अपॉन टी, सो डेल्टा एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू अपॉन टी, सो डेल्टा एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एन सी बी डी टी अपॉन टी माइनस माइनस पी डी वी अपॉन टी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट ये वाला सीधे फैक्टर 0 हो गया, खत्म, बस इनसे खेल लो। एनसीवी बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t फ्रॉम t1 टू t2 dx अपॉन x log x, यानी डेल्टा s इक्वल टू एनसीवी log बेस e, क्या हो जाएगा बेटा t t1 से t2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका मतलब डेल्टा s इक्वल टू एनसीवी log बेस e t2 बाई v1, और बेस e को बेस 10 में कन्वर्ट कर लो तो 2.303 ncv log बेस 10 t2 बाई v1, ये हो गया आपका आइसोकोरिक एंट्रोपी। समझ में आ रहा है क्या, इसी फॉर्मूले बना रहा हूं सब, या फिर इसको भी शॉर्टकट बता दिया, इंटीग्रेशन भी करके दिखा रहा हूं, समझ में आ रहा है अच्छे से। ठीक है, हाँ अगर मैं बोल दूं यहाँ पे बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर लूं अगर मैं, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एक बात बताओ, नो डाउट अगर एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करूंगा तो यहाँ तो Q ही 0 होता है ना, तो अगर मैं इंटीग्रेशन भी करूंगा PQ अपॉन T यहीं 0 रख दूंगा, यहाँ तो सीधे 0 आने वाला है, इसलिए एडियाबैटिक प्रोसेस को आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं, वहां पे एंट्रोपी चेंज नहीं होती। समझ में आ रहा है ना, ठीक। अच्छा थोड़ा सा आता है कि सर आइसोबारिक प्रोसेस आएगा तो कैसे करेंगे, यहाँ तो कहीं प्रेशर का टर्म ही नहीं है। ठीक है, सुनो मेरी बात, आइसोबारिक प्रोसेस आएगा ना तो आपने को पता आइसोबार का मतलब प्रेशर तो क्या होगा अपना कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात समझो कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या dq इज इक्वल टू एन सी पी डी टी लिख सकता हूं क्या,
dq इक्वल टू एनसीपी dt, बराबर है कि नहीं भाई? अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो जो हीट होगी वही तो एंथैल्पी थी, तो dq इक्वल टू एनसीपी dt, तो बस यहाँ इंटीग्रेशन क्या कर देंगे, डेल्टा s इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एनसीपी dt अपॉन t, ठीक है? बाकी प्रेशर तो कांस्टेंट, उसको हटाओ वहां पे, ठीक है? यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा, एनसीपी इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t फ्रॉम t1 टू t2, सो डेल्टा s इक्वल टू एनसीपी dx अपॉन x log x यानी dt t1 से t2, सो डेल्टा s इक्वल टू एनसीपी log बेस t, क्या होगा बेटा, t2 अपॉन डेल्टा s इक्वल टू 2.303 एनसीपी log बेस 10 t2 अपॉन t1, और cp और cv निकालना खुद सिखा है, बस ये वाला ना। इस तरह से पूरा हो गया, एंट्रोपी चेंज इन डिफरेंट प्रोसेस निकाल दिया हमने। तो आप अगर बेसिक ये फार्मूला याद कर लो तो बस क्या करना है, टेम्परेचर आइसोथर्मल बोले तो ये कांस्टेंट करके ये फार्मूला, आइसोकोरिक बोले तो उसको कांस्टेंट करके ये फार्मूला सामने आ गया, आइसोबारिक पूछे तो बिल्कुल यही फार्मूला, बस सीवी की जगह सीपी कर देना, और एडियाबैटिक में सीधे याद हो गए सारे फार्मूले, ठीक है? अब देख लेते हैं एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन, ठीक है? अब आसान आसान टॉपिक आ गया, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन, ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। देखो फेज ट्रांजिशन का मतलब बेटा क्या होता है कि सॉलिड से लिक्विड बन रहा हो तब एंट्रोपी चेंज बताइए, लिक्विड से वेपर बन रहा हो तब एंट्रोपी चेंज बताइए, सॉलिड डायरेक्टली वेपर बन रहा हो तब एंट्रोपी चेंज बताइए। इसमें तीन प्रोसेस पढ़ेंगे, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन और एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, पहला एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, इसको लिखेंगे डेल्टा एस फ्यूजन, इसका नाम भी आ गया, ठीक है? अब इधर देखो, अपने को पता है कि जितने भी फेज ट्रांजिशन होते हैं क्या ये कांस्टेंट टेम्परेचर वाले प्रोसेस है? ऑल द फेज कांस्टेंट आर कांस्टेंट टेम्परेचर ना, जब भी फेज चेंज होता तब टेम्परेचर चेंज नहीं होता। इसका मतलब जितने फेज ट्रांजिशन होंगे उनके लिए एंट्रोपी चेंज का फार्मूला क्या मैं Q/T ही लगाऊंगा, डेल्टा Q/T, इंटीग्रेशन नहीं लगाऊंगा तो यहाँ टेम्परेचर तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अच्छा, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या होता है बेटा कि अगर मेरे पास एक मोल सॉलिड है, ठीक है, उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं एक मोल लिक्विड में, इस दौरान जितनी रैंडमनेस बढ़ रही है वही एंट्रोपी ऑफ, सॉलिड से लिक्विड ज्यादा रैंडमनेस तो बढ़ेगी, ठीक है? यानी एंट्रोपी चेंज when 1 mole of liquid one mole of solid converted into liquid at their melting point is called entropy of fusion। बात समझना, यानी एंट्रोपी चेंज ऐसे देखना, अभी जब थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा शायद इवनिंग में तो आपको बताऊंगा, वहां पे एंथैल्पी चेंज की बात करूंगा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, वहां बोलूंगा एंथैल्पी का मतलब हीट, तब वहां मैं क्या पढ़ाऊंगा, एक मोल लिक्विड बदलने के लिए कितनी हीट चाहिए, वो है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, क्योंकि एंथैल्पी क्या होती है, हीट। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एक मोल लिक्विड को गैस बनाना है कितनी हीट चाहिए, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। लेकिन यहाँ पे मैं रैंडमनेस की बात करूंगा ना, क्योंकि एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, यानी जब एक मोल सॉलिड अपने मेल्टिंग पॉइंट पे लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उस दौरान कितना एंट्रोपी में चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। समझ में आया क्या? यानी इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, एंट्रोपी चेंज when 1 mole of solid converted into liquid at their melting point, entropy change when 1 mole of solid converted into liquid at their melting point। एक बात बताओ कि अगर दिमाग लगाना, इसका मतलब डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन, आराम समझना, इज इक्वल टू, यहाँ हीट रखूंगा, एक मोल सॉलिड को, दिमाग लगाओ, एक मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट लगती है उसको हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, बराबर? अभी दोस्त तुरंत पहले फेल दिया इस बात को। इसका मतलब यहाँ जो Q है
क्या मैं उसको हीट ऑफ फ्यूजन लिख सकता हूँ? भाई एक मोल सॉलिड को लिक्विड करने में हीट लगे तो क्या बोलते हैं? हीट ऑफ फ्यूजन। और डिवाइड बाय टेम्परेचर, और यहाँ टेम्परेचर क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट। ये हो गया फॉर्मूला। बात समझ में? डेल्टा हीट ऑफ फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर। समझ में आ गया क्या? अच्छा, दूसरा होगा बेटा यहाँ पे क्या? एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। अभी इसमें दो क्वेश्चन भी कराता हूँ। सेकंड है आपका एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन ये क्या होगा बेटा? अपने पास एक मोल लिक्विड होगा, उसको अपन लोग क्या करेंगे? गैस में कन्वर्ट करना, वेपर में कन्वर्ट करना। ये काम तो बॉइलिंग पॉइंट पे होगा, बराबर। यानी हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि द एंट्रोपी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर। भैया एंट्रोपी में चेंज तो आएगा क्योंकि रैंडमनेस बढ़ रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है? तो क्या होगा बेटा? एंट्रोपी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर एट देयर बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। देखिए अगर आपसे पूछ ले कि टोटल एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग वेपराइजेशन, तो जीरो मार देना क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है। बात समझे ना? हाँ समझ, ठीक है। तो वन मोल ऑफ लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होता है अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, उस समय कितना एंट्रोपी में चेंज आता है, उसे क्या बोलते हैं? एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। यानी एंट्रोपी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ लिक्विड converted into vapor at their boiling point, this is called entropy of vaporization। एक बात बताओ, एक मोल लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होता है तो लिक्विड कुछ हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उस हीट को बोलते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी एक मोल लिक्विड कितनी हीट को एब्जॉर्ब करके वेपर में कन्वर्ट होगा, दैट हीट इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो क्या यहाँ पे मैं ऐसा फॉर्मूला बना सकता हूँ क्या? डेल्टा एच वेपराइजेशन इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टेम्परेचर। यहाँ कौन सा टेम्परेचर होगा? बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। और तीसरा है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, जरा इसको सुन लो भाई। एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन की बात करें, यानी मेरे पास एक मोल सॉलिड होगा, उसको मैं डायरेक्ट कहां पे भेज दूंगा? गैस फेज ना, विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। तो क्या होगा? द एंट्रोपी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड कन्वर्टेड इनटू वेपर विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ आपका सब्लिमेशन। तो क्या यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? डेल्टा एच सब्लिमेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन टेम्परेचर। यहाँ कोई टेम्परेचर फिक्स नहीं होता, हर सब्सटेंस का सब्लिमेशन टेम्परेचर अलग अलग। बात समझ में आ रहा है क्या? ये हो गया। इसमें क्वेश्चन भी नहीं आता, ज्यादा आता है कहाँ पे? फ्यूजन और वेपराइजेशन, ठीक है। अब इस पे मैं दो क्वेश्चन करा देता हूँ। इस पे दो क्वेश्चन ले लेता हूँ। हाँ देखो, चलो देखो पहला क्वेश्चन देखो जरा इस पे। H2O सॉलिड यानी अपने को आइस दिया है, ठीक है। ये कन्वर्ट हो रहा है H2O लिक्विड में, बराबर। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में। इसका अपने को डेल्टा H दे दिया प्लस 40.8 किलो जूल पर मोल, और टेम्परेचर दिया 273 केल्विन। इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। ये डेटा देख के समझ में आ रहा है ये हीट ऑफ फ्यूजन दिया है, बराबर। क्या बोल रहा है आपसे? कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज, कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज ऑफ प्रोसेस। इस प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज बताइए। तो क्या यहाँ पे वन मोल ऑफ सॉलिड वन मोल लिक्विड में जा रहा है? इसका मतलब डायरेक्ट फार्मूला बस इसको डिवाइड मारना था। डेल्टा एच इक्वल टू, क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन है, तो डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइड बाय टेम्परेचर।
बस डेल्टा फ्यूजन कितना 40.8 किलो जूल। क्वेश्चन करते समय बार बार इसको जूल में कन्वर्ट कर लेना। अगर हाँ किलो जूल में तुम्हारा पास तो वहां पे क्या हुआ, ऑप्शन देके काम करना। ये ऑप्शन तुम्हारा क्या आ रहा है, किलो जूल पर मोल पर केल्विन में दे रहा है या जूल। मोस्टली जो एंट्रोपी की यूनिट होती है ना बेटा, अपने को पता है Q/T होता है। नॉर्मली यूनिट क्या होनी चाहिए इसकी, हो गई जूल पर केल्विन या कैलोरी पर केल्विन या अर्ग पर केल्विन, कुछ भी हो सकता है। बट एक्चुअली होता क्या है, एंट्रोपी एंट्रोपी को बेटा हम पर मोल एक्सप्रेस करते हैं। इसलिए क्या होता है, जूल पर मोल केल्विन, कैलोरी पर मोल केल्विन, ऐसी यूनिट होती है एंट्रोपी, क्योंकि पर मोल एक्सप्रेस करते हैं एंट्रोपी को हम। तो इसीलिए यहाँ किलो जूल पर मोल है, इसको जूल पर मोल में बदल लो क्योंकि यूनिट ऐसी जाए। और नहीं तो तुम ऑप्शन देके समझ लेना कि डेल्टा एस का वैल्यू जूल में है कि किलो जूल, मोस्टली जूल में ही देते हैं। ठीक, तो क्या होगा, किलो जूल को जूल में बदलो इनटू 10⁻³ डिवाइड बाय 273, बस सॉल्व कर दो। 109.38 जूल पर केल्विन मोल, ये आ गया एंट्रोपी में चेंज। समझ में आ गया क्या? डायरेक्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लो। एक क्वेश्चन अपने पास है बेटा, व्हाट इज द डेल्टा एस, व्हाट इज द डेल्टा एस फॉर कन्वर्जन ऑफ, कन्वर्जन ऑफ 1 ग्राम आइस, बेटा बात मत करो, 1 ग्राम आइस into water at 273 Kelvin if heat of fusion is 6.025 kilojoule per mole। ठीक है, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट है। क्या बोला, व्हाट इज द डेल्टा एस फॉर द कन्वर्जन ऑफ 1 ग्राम आइस इनटू वाटर। यानी काम तो अपने को यही करना है, H2O ये सॉलिड है आइस, कन्वर्ट हो रहा है ये H2O लिक्विड। बट इस बार एंट्रोपी चेंज 1 मोल का नहीं 1 ग्राम का निकालना, बराबर। इस बार देखो ये क्या दिया, हीट ऑफ फ्यूजन। अगर जो बच्चा इसको इस टेम्परेचर से डिवाइड मार देगा वो गलत होगा, या फिर थोड़ा दिमाग लगा ले बच्चा तो बड़ी अच्छी बात है कि पहले डेल्टा एस फ्यूजन रख ले, टेम्परेचर से डिवाइड मार ले, ये जो एंट्रोपी आएगी वो 1 मोल की आएगी, यानी 18 ग्राम पानी की आएगी, 1 ग्राम पानी की डिवाइड मार निकाल दे। दो तरह दिमाग लगा सकता बच्चा, ऐसा बच्चा बात समझ आ क्या। अब यहाँ देखो दो तरीके से मैं इस क्वेश्चन को करा सकता हूँ। क्या है, पहला क्या बेटा समझो, हीट ऑफ फ्यूजन दिया है, अगर तुम यहां से निकालते हो समझो डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा Q/T यानी डेल्टा हीट ऑफ फ्यूजन डिवाइड बाय T। तो अगर तुम यहां निकालोगे 6.025 अपॉन 273 और इसको तुम कन्वर्ट करोगे जूल में, तो यहां से जो तुम्हें एंट्रोपी चेंज तुम्हारा आएगा, यहां तुमने हीट ऑफ फ्यूजन रखा है, इसका मतलब 1 मोल आइस जब कन्वर्ट हुआ पानी में उसका एंट्रोपी चेंज है, और 1 मोल आइस का मतलब 18 ग्राम आइस, वाटर का मोलर मास 18 ग्राम, यानी ये 18 ग्राम का आएगा। फिर 1 ग्राम का निकाल सकते हो ना, डिवाइड बाय 18, खत्म कहानी। कर लोगे क्या? चलो ये हो गया आपका एंट्रोपी। जब कुछ थोड़ा सा थ्योरेटिकल बातें वो भी कर देता हूं। फैक्टर अफेक्टिंग एंट्रोपी समझ में आ गया ना, कैसे कैसे दे सकते हैं क्वेश्चन। चलो अब बात करें फैक्टर अफेक्टिंग एंट्रोपी। एंट्रोपी बिल्कुल टर्मिनल पे पहुंच गए हैं। फैक्टर अफेक्टिंग एंट्रोपी, पहला है बेटा आपका टेम्परेचर। मैंने पहले ही बता दिया कि अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी, और भागना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि अपन पूरी थर्मोडायनामिक्स पढ़ कहां रहे हैं, आइडियल गैस। पूरी थर्मोडायनामिक्स किस तरह है, आइडियल गैस। आइडियल गैस काइनेटिक केवल किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर। इसका फार्मूला 3/2 एनर्जी, काइनेटिक निकालने का फार्मूला। इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी भागेंगे भागेंगे, रैंडमनेस बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा प्रेशर की बात करें, सब कुछ गैस के बारे में सोचना। प्रेशर, प्रेशर के बारे में बात करें तो अगर हम गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी कम हो जाएगी। भाई प्रेशर बढ़ाओगे ना, पिस्टन को दबाओगे तो मॉलिक्यूल को पास पास ला दोगे ना, तो रैंडमनेस कम हो गई ना। तो प्रेशर बढ़ाने पे क्या एंट्रोपी कम हो जाएगा।
तीसरा, मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी, मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी। अगर आप इम्प्योरिटी को मिक्स करोगे तो क्या होगा, रैंडमनेस बढ़ेगी। मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी अगर करोगे, अगर आप इम्प्योरिटी मिलाओगे तो रैंडमनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर आपने सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ लिया क्या, हाँ, तो वहां पे पीएनपी एनपी ये सब पढ़ लिया होगा ना, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर, बराबर। तो वहां पे आपने इम्प्योरिटी यानी डोपिंग किया होगा, ठीक है। सिलिकॉन का क्रिस्टल में आपने एक बार फास्फोरस डाला होगा, आर्सेनिक, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाया होगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री आएंगे, वही इलेक्ट्रॉन भागने लगते हैं, रैंडमनेस बढ़ जाती है सिस्टम की। सिलिकॉन क्या था, कंडक्टर था, हाँ। ये सिलिकॉन था, सिलिकॉन की क्रिस्टल है, 4 बॉन्ड बनाता है सिलिकॉन। अब अगर मैं यहाँ पे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिला दूं, पेंटावैलेंट यानी जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे आर्सेनिक, यहाँ पे इसको हटा के अगर मैं आर्सेनिक रखूंगा तो आर्सेनिक के कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। क्या यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन बच जाएगा क्या, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पूरे में घूमे फिरेगा, कंडक्टिविटी को बढ़ाएगा, ठीक है। तो क्या रैंडमनेस बढ़ गया ना। और अगर इसी में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिला दूं, जैसे एल्यूमिनियम मिला दूं यहाँ पे, तो क्या होगा, एक यहाँ पर अब सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4, इनके पास कितने, 3, यानी यहाँ पे होल्स क्रिएट होंगे, ठीक है। और होल्स पे फिर इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करके जाएगा, यहाँ होल पैदा हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा, यहाँ होल पैदा हो जाएगा, डिस्टर्बेंस होंगे नहीं क्रिस्टल के अंदर। इसलिए मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी करने से एंट्रोपी चेंज बढ़ जाती है, रैंडमनेस। समझ में आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे सिंपल पॉइंट सुन लो जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि एंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट इज ग्रेटर देन एंट्रोपी ऑफ डायमंड। सुन लो कि ग्रेफाइट की एंट्रोपी डायमंड ज्यादा होती है, क्योंकि याद करो ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, उस ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 10th में थोड़ा बहुत पढ़ के आए होंगे कि ग्रेफाइट जो होता है एकमात्र नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, तो उसका एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन जबकि जो डायमंड होता है ना बेटा, वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, ठीक है। हम बोलो कोई कौन सा ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड, जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं मोस्टली सॉफ्ट होते हैं बड़े, ठीक है। जैसे क्लोरीन देख लो, गैस फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन आपके डायमंड बहुत हार्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डायमंड अगर हार्ड है इसका मतलब वहां रैंडमनेस कम होगी। और यहाँ पे क्या होता है, ये सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक सीट दूसरे सीट पे क्या स्लाइड करती है, लुब्रिकेंट की तरह काम करता है ग्रेफाइट। इसको हम पढ़ाएंगे आपको सॉलिड स्टेट पूरा स्ट्रक्चर बना ग्रेफाइट का क्या होता है। तो ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कारण रैंडमनेस बढ़ी रहती है, इसलिए वहां पे उसकी एंट्रोपी ज्यादा होती है डायमंड से। दूसरा, ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ आयरन एंट्रोपी इंक्रीजेस। जब लोहे पे रस्टिंग होती है, जंग लगता है लोहे पे, तब भी एंट्रोपी बढ़ जाती है। वही मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा कैसे रस्टिंग होती है, कि लोहे की सरफेस पे गैल्वेनिक सेल बनने लगता है, कहीं कैथोड बनने लगता है, कहीं एनोड बनने लगता है, ठीक है, जिससे क्या रैंडमनेस बढ़ जाती है। तो अभी डायरेक्ट याद कर लो, ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ आयरन एंट्रोपी इंक्रीजेस, क्योंकि रस्टिंग होने का मतलब होता है गैल्वेनिक सेल का बनना लोहे की सरफेस पे, और सेल बन रहा है यानी कुछ रिएक्शन चल रही है ना, कुछ जगह पे आयरन ऑक्सीडाइज होगा, कुछ जगह पे डिसॉल्व ऑक्सीजन रिड्यूस होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, रैंडमनेस बढ़ी रहेगी लोहे की सरफेस पे। पूरा डिटेल में समझेंगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद, ठीक है। तो क्या हुआ बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन से एंट्रोपी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन बता दिया, ड्यूरिंग बॉइलिंग ऑफ एग क्या होता है, एंट्रोपी बढ़ती है। ध्यान रखना क्वेश्चन ये सब सारे आए हुए जितना मैं बोल रहा हूँ। ड्यूरिंग बॉइलिंग ऑफ एग एंट्रोपी इंक्रीजेस, क्योंकि बॉइलिंग करना यानी टेम्परेचर बढ़ाना, टेम्परेचर से रैंडमनेस पक्का बढ़ेगा। और दूसरे लहजों में समझना, अगर कोई रीजन पूछ ले कि बॉइलिंग ऑफ एग के समय एंट्रोपी क्यों बढ़ती है, तुम बोलोगे क्योंकि जब हम एग को बॉयल करते हैं तो एग के अंदर की जो प्रोटीन होती है ना, वो डीनेचर्ड हो जाती है, उसका डीनेचुरेशन स्टार्ट हो जाता है, सारे पेप्टाइड बॉन्ड टूटने लगते हैं अमीनो एसिड के बीच के, जिससे रैंडमनेस बढ़ जाती है। अच्छा अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, बताइएगा ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड एंट्रोपी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, ठीक है, एंट्रोपी डिक्रीजेस, ठीक है। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते, उसका लॉजिक होना चाहिए ना। अगर ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है इसका मतलब कुछ ना कुछ पक्का लॉजिक है वहां पे। आपने क्या लगता है यहाँ रबर बैंड को खींच दिया, रैंडमनेस बढ़ा दिया, नहीं बेटा, रबर तो ऑलरेडी पॉलीमर है, बड़े जाइंट स्ट्रक्चर है, जब उसको आप खींचते हो ना तो दे आर लॉन्ग मैक्रो फ्लेक्सिबल मैक्रोमोलिक्यूल्स गेट्स अनकॉइल्ड एंड दे एक्वायर मोर स्पेसिफिक ज्योमेट्री। इसलिए क्या होता है, रैंडमनेस कम हो जाती है रबर को खींचने पर, तो एंट्रोपी घटती है ना कि बढ़ती है। बात समझे ना, क्योंकि रबर इज अ पॉलीमर, पढ़ोगे आप, रबर क्या है, पॉलीमर है, आइसोप्रीन का, ठीक है। तो क्या करोगे, उसको जब खींचते हो ना तो उसके जो पॉलीमेरिक चेन होती है ना वो अनक्वाइल्ड हो जाती है, और वो बहुत प्रॉपर स्ट्रक्चर में क्या हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, उससे रैंडमनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग और रबर बैंड रैंडमनेस डिक्रीज नॉट इंक्रीज। ठीक, अमोनियम क्लोराइड को पानी में डालूंगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी, अमोनियम क्लोराइड, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जो बोला सब 4-4 नंबर बोल के जा रहा हूं, बढ़ेगी या घटेगी, हाँ
बढ़ेगी बेटा। देखो अमोनियम क्लोराइड सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में आयंस तो फ्री होंगे नहीं, लेकिन जैसे पानी में डालोगे तो पानी आके अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन को तोड़ देगा। अब दोनों अलग अलग हो जाएंगे, रैंडमनेस बढ़ गई क्योंकि डिसोल्यूशन हो जाएगा इसके अंदर। पास में आ रहा है क्या? चलो एक क्वेश्चन कर लो फिर चैप्टर खत्म कर देते हैं हम। एक क्वेश्चन ये आपको दे रहा हूं, आप सॉल्व कर दें। ये टॉपिक खत्म, शाम को पढ़ेंगे गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। शाम को आपका थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगा, चैप्टर नहीं खत्म होगा, सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स। 2 चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री या केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड एनर्जेटिक्स। तो शाम को स्टार्ट हो जाएगा एनर्जेटिक्स आफ्टर गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा ट्राई करिएगा। 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, 2 moles of oxygen gas in a closed vessel, in a closed vessel is heated that its temperature rises, from 0 degrees Celsius to 273 degrees Celsius. Find change in entropy. Find change in entropy of system in joule per mole Kelvin is nearly, आपको ऑप्शन भी दे रहा हूं मैं, फर्स्ट 90, 25, बताओगे भाई? साइलेंट कर लो भाई, इतना इतना जरूरी है क्या? और आपको कुछ हिंट दिया है, CV इक्वल टू 2.5 R, CP इक्वल टू 1.5 R, log 3 की वैल्यू एंट्रेंस का क्वेश्चन सब जगह रखा है उसने 477, R की वैल्यू 8.314, log 2 की वैल्यू 0.3010। एंट्रेंस का क्वेश्चन है, सब डेटा दे दिया, इनको रखना है बस, निकालो। बताओ कौन सा आंसर चाहिए? एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा क्लिक अगर समझ जाओगे क्वेश्चन आसान। आ गया भाई?
अप्रॉक्स 25, यस राइट, एग्जैक्ट 25 आया भी नहीं होगा, थोड़ा ऊपर जा रहा होगा। हाँ 23, तो इसे आसपास देखेंगे 25 आया, बराबर। देखो कैसे हुआ ये क्वेश्चन, क्या था आपको ध्यान सुन पहले। 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, n की वैल्यू दिया है 2 मोल्स। इस क्लोज्ड वेसल, यही क्लिक था पूरे क्वेश्चन का। क्लोज्ड वेसल का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, यही पकड़ना था बस कि क्लोज्ड वेसल तो वॉल्यूम तो बदलेगा ही, ठीक है। हीटेड दैट टेंपरेचर, देखो टेंपरेचर चेंज हो रहा है, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dq by t लगाना पड़ेगा, ठीक है। फाइंड चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। एक बात बताओ, अपने को जो फार्मूला पता है कि डेल्टा S इक्वल टू, एक था n, पूरा लिख देता हूं मैं, 2.303 NCV log base 10 T2 by T1 plus 2.303 NR log base 10 V2 by V1, यही मेन फार्मूला था। क्लोज्ड वेसल में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो V2 V1 इक्वल, ये तो खत्म कर दो, यानी इसको तो लिखना नहीं है, अपना फार्मूला ये हो गया, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका मतलब क्या, 2.303 नंबर ऑफ मोल्स कितने दिया है 2, CV की वैल्यू साफ साफ दिया है 2.5 R, और R की वैल्यू भी दिया है यार 8.314, लॉग बेस 10 T2 कितना 273, और इसमें 273 जोड़ो 546, और ये हो जाएगा 273, ये जाएगा 2 टाइम्स log 2 ऑलरेडी दिया है तुमको 0.3010, मल्टीप्लाई तो करना था यार, इसको तुम लिख सकती सॉल्व करने के लिए, इनटू log 3.3010, बस मल्टीप्लाई करो, आंसर समझ में आया क्या, ये हो गया। दिस इज ऑल अबाउट एंट्रोपी। कहां पे 0 डिग्री T1, 273 T2, 273 जोड़ो, बेटा केल्विन चेंज करोगे नहीं, 273 जो कितना आएगा, समझ में आ गया क्या। तो ये हो गया बेटा पूरा लेक्चर एंट्रोपी पे। शाम को मिलेंगे आप लोग, लास्ट पढ़ेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। चलो धन्यवाद।